Hello everyone, in this lecture we will discuss about types of non-probability sampling. पहली टाइप है कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? In this technique, entire population is subdivided into homogeneous groups. Entire population homogeneous group में subdivided होती है एंड फिर हम कोटा को फिक्स करते हैं हर ग्रुप के लिए. एक बार कोटा असाइन हो गया ना तो हम सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे कन्वीनियंस और जजमेंट सैम्पलिंग से. नाउ अब कोटा क्या होता है? कोटा होता है नंबर ऑफ आइटम्स और रिस्पोंडेंट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर द सैम्पल. सो दिस इज व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग. क्लियर है? इस टेक्निक में एंटायर पॉपुलेशन को सब डिवाइड करेंगे होमोजीनियस ग्रुप में. देन वी विल फिक्स द कोटा फॉर ईच ग्रुप and then once the quota is assigned to each group, sample will be selected using convenience or judgment sampling. अब कोटा सैम्पलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, वो फास्ट है, वर्क करती है, इजी होती है और इनएक्सपेंसिव होती है. 3 एडवांटेजेस. एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो सैम्पल मे नॉट बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एज सैम्पलिंग इज totally based on researchers convenience and judgment. तो यहाँ पे जो सैम्पल है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता पॉपुलेशन का. वाई? बिकॉज सैम्पलिंग इज टोटली बेस्ड ऑन researchers convenience and judgment. Next we move towards accidental sampling. Now accidental sampling is based on convenience in accessing the सैम्पलिंग पॉपुलेशन. कितना कन्वीनियंस है सैम्पलिंग पॉपुलेशन को एक्सेस करने में, इसी को हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं. नाउ वेयर एज इन कोटा सैम्पलिंग अटेम्प्ट्स टू इंक्लूड पीपल पोजेसिंग एन ऑब्वियस और विजिबल कैरेक्टरिस्टिक, जबकि एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ऐसा कुछ नहीं करता. तो कोटा सैम्पलिंग में क्या हो रहा था? कोटा सैम्पलिंग में हम ग्रुप्स को, एक एंटायर पॉपुलेशन को सब उसमें डिवाइड कर रहे थे, कोटा को फिक्स कर रहे थे एंड फिर सैम्पल की सिलेक्टिंग हो रही थी. तो कोटा सैम्पलिंग में पीपल का इंक्लूड होता है कि पीपल पोजेस कर सकते हैं एक ऑब्वियस और एक विजिबल कैरेक्टरिस्टिक को, जबकि एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता. वो कन्वीनियंस पे बेस्ड है कि सैम्पलिंग पॉपुलेशन तक पहुंचने में कितना हमारा कन्वीनियंस है, बस इसी बात पे बेस्ड है और कोई बात नहीं है. नाउ अब हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग को कब कब यूज़ करा जाना चाहिए. नाउ व्हेन टू यूज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज चूजन व्हेन द रिसर्चर हैज़ नॉट एनफ रिसोर्सेज फॉर डाटा कलेक्शन. इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास एनफ रिसोर्सेज है ना डाटा कलेक्ट करने के लिए, तब तो ये चलता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. जब हमारे पास टाइम की भी बहुत कमी हो, बजट की भी कमी हो, है ना, प्रेफरेबल जैसे पायलट की स्टडी करनी है या फिर कुछ ट्रैवलिंग के रिस्ट्रिक्शंस हो, तब कन्वीनियंस सैम्पलिंग आराम से चल जाती है. अब देखो, अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग से क्या फ़ायदे हो जाते हैं और क्या नुकसान. फ़ायदा ये कि आसान होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती है, टाइम भी कम, मतलब टाइम की भी बचत हो जाती है, रिसोर्सेज की भी बचत होती है. तो ये बहुत फ़ायदा है, एडवांटेज है. पर नुकसान क्या है कि सैम्पल यहाँ पे भी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का, क्योंकि जो रिज़ल्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग की उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते और बायसनेस होना ही तो ऑब्वियस ही है. ऑलराइट, सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग. नाउ जजमेंटल या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग दोनों ही सेम चीज़ है. नाउ ये एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर सेलेक्ट करता है सैम्पल को बेस्ड ऑन हिज नॉलेज एंड जजमेंट. सो इट्स अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच researchers select the sample based on his knowledge and judgment. Selection of a sample exclusively depends on judgment of the researcher. Judgment of a researcher depends on the criteria he has defined for research, the respondents which fulfills the criteria,
are selected for sample and rest of them are rejected. So it's vulnerable to sampling bias as it entirely depends on researcher judgment. तो ये मतलब पूरा कन्वीनियंट सैम्पलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट है ये कि यहाँ पे जो रिसर्चर की जजमेंट है ना, सब कुछ उसी पे बेस्ड है. अब रिसर्चर उन्हीं रिस्पोंडेंट्स को चूज़ करता है जो उसकी जजमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल करें. सो ये तो थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है ना, बिकॉज रिसर्चर की जजमेंट पे सब बेस्ड है, रैंडम कुछ नहीं है, तभी ये नॉन रैंडम के अंदर आ रहा है. ऑलराइट, नाउ व्हेन टू यूज़. So to select the unique respondents who are especially informative, to select the members of difficult to reach specialized population, to identify particular type of respondents for in-depth investigation. तो ये तब हमें यूज़ करना है क्या, जजमेंटल सैम्पलिंग को. अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं. सो देखिए, इसकी एडवांटेज पहली ये है कि सिंपल है, ईजी है, वी नो दैट. दूसरा ये कि रिसर्चर सेलेक्ट करता है सैम्पल जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन का. बट द एडवांटेज उसके लिए ये है कि रिसर्चर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए पॉपुलेशन के अंदर, तभी तो रिसर्चर जो है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेगा जो सही जानकारी दे, और उसके लिए पॉपुलेशन की जानकारी रिसर्चर पे होना नेसेसरी है. थर्ड पॉइंट देखिए, डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट रिस्पोंडेंट्स. सिर्फ रेलिवेंट रिस्पोंडेंट से ही डाटा कलेक्ट होता है, अननेसेसरी रिस्पोंडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है. अब क्या डिसएडवांटेज है, तो पर्सनल जजमेंट है तो सैम्पलिंग बायस होगा, फिर जजमेंट एरर में आकर, क्योंकि भाई रिसर्चर भी एक ह्यूमन बीइंग है तो जजमेंट का एरर भी तो हो सकता है. एंड डिफ़िकल्ट टू डिफेंड द सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, थोड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करना. अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, इफ़ अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ ऑन हेल्थ, so every member of the society is not the best respondent to the study. Only the drug addicts can be the best respondent for this study, as they have undergone impacts of drugs abuse on their health, and hence they can provide the real data for this study. I hope यहाँ तक clear है आपको. So let's move towards expert sampling. So respondents must be known एक्सपर्ट्स इन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट टू यू. तो अगर जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एक्सपर्ट हैं जिस फील्ड में हम रिसर्च करना चाहते हैं, सो देन इट्स द एक्सपर्ट सैम्पलिंग. इसका मतलब हम एक्सपर्ट की सैम्पलिंग कर रहे हैं. अब क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल यू टॉक डिपेंड ऑन द सैचुरेशन पॉइंट क्वालिटेटिव में, एंड क्वांटिटेटिव में होता है कि नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स टू बी कॉन्टैक्टेड without the saturation point. This is in quantitative research, the number of experts to be contacted without the saturation point. So next we move towards snowball sampling. So when a snowball roll over ice, it's get bigger and bigger and bigger and it moves further. तो एक snowball जब भी रोल करती है ना आइस के ऊपर, तो वो बड़ी हो जाती है और वो फर्दर मूव भी करती रहती है. तो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक में भी ऐसा ही होता है कि एक रिसर्चर सेलेक्ट 1 or 2 रिस्पोंडेंट. सो इन दिस टेक्निक रिसर्चर सेलेक्ट 1 or 2 रिस्पोंडेंट, कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम देम, एंड दीज इनिशियल रिस्पोंडेंट रेफर और आइडेंटिफाई अदर रिस्पोंडेंट. तो इस टेक्निक में क्या होता है, रिसर्चर सेलेक्ट करता है 1 और 2 रिस्पोंडेंट को, उनसे डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है. और अब ये जो इनिशियल रिस्पोंडेंट हैं ये अदर रिस्पोंडेंट को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं. तो दिस इज़ द रिसर्चर अप्रोच, रेफर द रिस्पोंडेंट्स, कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम देम एंड देन मूव्स फर्दर टू नेक्स्ट रेफर्ड रिस्पोंडेंट. So researcher repeats the similar activity until the required sample size is achieved. जब तक हम जितना sample size required है वो achieve नहीं हो जाता, तब तक ये approach काम करती है. So this technique works on referral system
एंड ऑल्सो नोन एज चेन रेफरल नेटवर्क सैम्पलिंग। देख लो यहाँ पे, जैसे एक है, एक 3 रिस्पोंडेंट्स हैं, वो फर्दर 3 रिस्पोंडेंट से बात कर रहे हैं, फिर वो और अदर रिस्पोंडेंट्स को रेफ़र कर रहे हैं, तो इस टाइप से होता है। अब कब यूज़ करना होता है इसे? देखो, इसे तब यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन अननोन हो, रिस्पोंडेंट्स ईजिली एक्सेसिबल ना हो। इसकी एडवांटेज क्या है? सूटेबल फॉर हिडन पॉपुलेशन and it's suitable when difficult to collect data from the sample. एंड डिसएडवांटेज ये है कि बायसनेस अकर होती है एंड चांसेस हैं कि इनिशियल रिस्पोंडेंट अदर रिस्पोंडेंट को रेफ़र ही ना करें। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस। सो आई होप गाइस दिस नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।